अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इमरान खान ने अडयाला जेल इंतज़ामिया के रवैये पर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है, जबकि उन्होंने हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फैसला भी किया है और हुकूमत ने PTI के APC में शिरकत के फैसले का खैर मकदम भी किया है। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जिसमें वकला सफाई ने नैब के मजीद 3 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली, जिसके बाद मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। केस की मजीद समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, ज़ुबैदा जलाल और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को तलब कर लिया है। समाअत के दौरान इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कल मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने 3 घंटे इंतज़ार किया और मेरे पार्टी रहनुमा बाहर खड़े इंतज़ार करते रहे। मैंने दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए जेल बुलाया था। जब मुझसे लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जेल में मेरे साथ होने वाले सलूक पर भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ। वो मशावरत कर रहे हैं, उन्हें इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करेंगे। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव पर चला गया है। मुल्क में डिक्टेटरशिप है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सुपरिटेंडेंट जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये समझते हैं कि इस तरह मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। उन्हें पता ही नहीं है जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती है। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत में पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फ़ाइज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए केसेस किसी और को सुनने चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आम तासुर यह है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। जवाब में इमरान खान ने कहा कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब और सेनेट में शिबली फराज समेत अली अमीन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की। बजट के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो गई है। इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएँ। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल में 1 साल मुकम्मल होने वाला है। मैं जेल में मरने को तैयार हूँ, लेकिन यजीद की गुलामी नहीं करूँगा। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं। मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया। जिस इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जेल वाले परेशान हैं। मुझे महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जेल में कैसे मिल गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि इनकी वीडियोज़ निकाल कर इन पर मुकदमा दर्ज करें। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक कलअदम TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और हमारा वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान क्यों नहीं गया। हम हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये मुल्की इशू है और मुल्क की खातिर APC में जाएंगे। उसके बाद अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात करने वाले रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इमरान खान की भूख हड़ताल को पूरे मुल्क तक फैला देंगे। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, अडयाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर वो भूख हड़ताल पे गए फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। जुल्म और सितम जेल के अंदर खत्म नहीं हुआ तो इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी।
हुकूमत ने भी इमरान खान की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के फैसले का खैर मकदम किया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लगता है इमरान खान का मौसम तब्दील हो रहा है। अच्छी बात है, मेरा ख्याल है करेंगे, क्योंकि मैंने मोहतरम बल्लापुर साहब का बॉस का उसका उस मीटिंग में भी देखा जहाँ ये फैसले हुए, तो उसमें कोई मंफी उसका कोई तर्ज अमल उनका नहीं था। मेरा ख्याल है कोई दर्जाना जो है वो गुंजाइश उनके दिल में पैदा हो रही है कि वो इस किस्म की डिमांड कर रहे हैं और साथ APC में भी शिरकत कर रहे हैं। लगता है कि मौसम तब्दील हो रहा है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने APC के हवाले से कहा कि मशावरत चल रही है, जब फैसला होगा तो सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अल्लाह करे इमरान खान APC में शिरकत के हवाले से अपने बयान पर कायम रहे। इसमें इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मशावरत हो रही है। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक की, जबकि पार्टी रहनुमा इख्तलाफात की मुसलसल तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं। मगर आज ये खबर भी सामने आई है कि कल इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिलने के बाद पार्टी के नाराज़ रहनुमाओं ने इमरान खान को ख़त लिखने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पर नाराज़ अरकान ने उन्हें ख़त लिखने का फैसला किया है और वो ख़त में पार्टी क़यादत के हवाले से इमरान खान को आगाह करेंगे और इमरान खान के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे, जबकि ख़त में नाराज़ रहनुमा पार्लियामेंट में कमेटी समेत एहतजाज पर अपना मौक़िफ़ भी बताएंगे। खबर के मुताबिक सियासी और कोर कमेटी के मशवरे के बगैर होने वाले तमाम फैसलों को भी ख़त में शामिल किया जाएगा। ख़त के मामले पर PTI क़यादत ने राबतों के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब आज मानसेरा में PTI का जलसा हुआ है, जिससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के जेल के एक एक दिन का हिसाब होगा। सुन लो, डरो उस दिन से जब इमरान खान एक आवाज देगा, हमारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा, बार बार कहूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो, मेरे और मैंडेट चोरों के दरमियान में मत आओ। परवेज सटाक में सुन रहा हूँ, तुम्हें गवाही के लिए बुला रहे हैं। परवेज सटाक सुन ले, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। हम हिसाब लेंगे कि जिन केसों में इमरान खान बरी हुआ, कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे। पार्टी में इख्तलाफात और आज जेल में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से ही हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से, जिनकी आज इमरान खान से गुफ्तगू हुई है। शब्बीर, किस माहौल में इमरान खान ने गुफ्तगू की और कुछ तो मुस्बत भी पैगाम आया कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी को शिरकत की इजाज़त देते हैं, लेकिन फिर भूख हड़ताल का फैसला और जो जेल में सलूक से मुताल्लिक वो बात कर रहे हैं, उससे उनकी क्या मुराद है? जुनैद, इमरान खान आज अडियाला जेल में इंतहाई जारहाना मूड में थे और उन्होंने समात से कबल सहाफ़ियों से 2-3 मरतबा उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज ज़रूरी बातें करने वाला हूँ, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो उनकी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करने दी गई उस पर उनको सख्त गुस्सा था। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी इख्तलाफात पर गुज़श्ता रोज़ दोनों ग्रुप्स को अडियाला जेल तलब किया था और पार्टी में जो भी इख्तलाफात चल रहे हैं इस पर मैं उनसे गुफ्तगू करना चाह रहा था और ये मामला हल करना चाह रहा था, लेकिन 3 घंटे में अडियाला जेल के अंदर अपने पार्टी लीडरशिप का इंतज़ार करता रहा और जो हमारे रहनुमा है वो भी जेल के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जेल इंतज़ामिया के रवैये और ज़्यादतियों पर मैं भूख हड़ताल करने जा रहा हूँ और मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से मशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूँगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर चीज़ें चली गई हैं। एक कागज़ तक अंदर नहीं लाने दिया जा रहा है और मुलाकातों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जिस तरह उन्होंने कहा कि पार्टी में इख्तलाफात मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैंने दोनों ग्रुप्स को बुलाया था, ये मामला मैं ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन जब तक मुझे मिलने नहीं दिया अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता अपनी लीडरशिप से तो ये इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे। और ये चाहते हैं कि पार्टी में जो है इंतशार पैदा करके पार्टी को कमज़ोर करें, लेकिन इनको पता नहीं कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो पार्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने उनसे पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है उस पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, क्या आपकी जमात इसमें जाएगी अगर आपको इनवाइट किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि
हम मुल्की मुफाद में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, हमारी जो क़यादत है वो वहाँ पर जाएगी, हुकूमती मौक़िफ़ सुनेगी, लेकिन इस ऑपरेशन से मुतल्लिक़ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर बॉर्डर है। यहाँ पर किसी किस्म की मुहिम जोई जो है मुल्क के लिए ख़तरा हो सकती है और इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी, हमने जो गनी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, वो NDS के साथ मिली हुई थी, लेकिन मैं वहाँ पे गया, उनसे बातचीत की और मामलात को आगे बढ़ाया। जो हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा है या जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो है, वो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जा रहे, वो बात क्यों नहीं करे? जब तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत ताउन नहीं करेगी, वो साथ नहीं देगी, तब तक इस बॉर्डर पे या जो दहशत गर्दी वहाँ से हो रही है, इसका ख़ात्मा मुमकिन नहीं है और ये जंग जीतना नामुमकिन है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 25 है आइन का, उसके तहत जो केसेस की समाअत के दौरान जो पसंद और नापसंद की चीज़ें हैं, ये सही नहीं है। मेरे और PTI के मुकदमात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा क्यों आते हैं? हर केस में वो, हर बेंच में वो बैठ जाते हैं। हमारे जो वकला है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद किया है, उन्होंने एतराज़ात किए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो फ्रॉड इलेक्शन करवाए हैं और उस पर हमें इंसाफ के लिए उन्हीं के पास भेजा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुल्क के सबसे बड़े फ्रॉड इलेक्शन करवाए हैं और इस फ्रॉड इलेक्शन अगर इसकी तहकीकात हों, अगर इसकी इंक्वायरी हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। उनसे ये सवाल हुआ कि हुकूमत शायद आपके खिलाफ गद्दारी के मज़ीद मुकदमात बनाना चाह रही है, आपकी पार्टी को बैन शायद किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ है, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा है कि इनकी वीडियोज़ निकाल के इनके बयानात उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार। आपको ये बताएं, कुछ देर पहले ISPR की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी हुआ है, जिसमें फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िम्न में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया है। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाज़ा है। चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है। फोरम ने मखसूस मफादात के हसूल के लिए क़यास आराइयों पर तशवीश का इजहार भी किया, जबकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया है। और इस हवाले से एलामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। हम बात करेंगे इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी से। तलाल चौधरी साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। अब एक मुस्बत पैगाम यह आया कि बानी PTI इमरान खान साहब की तरफ से भी कहा गया है कि उनकी जमात भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगी और उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से भी अपनी राय का इजहार किया है। तो हुकूमत के लिए कितना अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो लगातार कुर्बानियां दे रहे हैं, वो बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। इस वक्त अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो पॉलिटिकल रिजॉल्व की कमी है। सियासी जमातों को इस सारी जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां, उनके पीछे खड़े होने की कमी है। अगर ये पॉलिटिकल रिजॉल्व ये सारी सियासी जमातें दिखाएं और कौमी मुफाद के लिए अपने ज़ाती और सियासी जो इख्तलाफात हैं भुला कर इसके पीछे खड़े हों तो कामयाबी यकीनी है। इंशाअल्लाह ताला 100% कामयाबी है। इसका पाकिस्तान पहले भी माजी में ये कामयाब तजर्बा कर चुका है और ये 2013 से 18 के दरमियान भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में सिक्योरिटी फोर्सेस वही सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वही सारे हालात थे। लेकिन एक पॉलिटिकल रिजॉल्व के तौर पर जब तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर जमा हुई और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो दहशत गर्दों के खिलाफ यकजा हुई तो फिर दहशत गर्दी में कामयाबी हुई। अगर PTI इसमें शामिल
होने का कह रही है तो ये उनकी कौमी जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा इकदाम है कि कौमी जिम्मेदारी में अपना वो हिस्सा डालें। अच्छा तलाल चौधरी साहब, जहां उन्होंने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टी शिरकत करेगी इमरान खान साहब ने, वहीं भूख हड़ताल की धमकी भी उन्होंने दी है और जेल में नारवा सलूक पर उन्होंने खफगी का इजहार किया है। तो एक तरफ आपके लीडर कहते हैं कि एक नहीं 2 AC लगा दिए जाएं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो जेल में, उनकी तरफ से ये शिकायत आ रही है कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उनके पार्टी रहनुमाओं से ज़रूरी मुलाकात भी उन्हें करने नहीं दी जा रही है। देखिए, जेल की जो सहूलतें हैं वो जेल मैनुअल और उसके बाद अदालती हुक्म से मिलती हैं और जेल में जो सहूलतें बानी PTI को अब तक दी गई हैं वो पाकिस्तान में किसी भी कैदी को दी गई सबसे ज्यादा सहूलतें हैं और मजीद भी अदालत या अगर जेल मैनुअल इजाजत देता है, अगर उन्हें कोई सहूलत चाहिए तो अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, मगर ये तासद जोर जबरदस्ती करना या प्रेशर बढ़ाना और प्रेशर से कोई फैसले लेना, ये भी बानी PTI ने कहा है कि वो उन्हें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो वो फिर ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह के इकदामात वो पहले भी करते रहे हैं। मसलन उन्होंने अपनी हुकूमत को बहाल करने के लिए लॉन्ग मार्च किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान में पहली दफा आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए एक बड़ा हंगामा किया। उसके बाद उन्होंने 9 मई जैसा वाकया जो था वो उनकी सरबराही में सरजद हुआ, तो उसके आखिरकार कोई फायदा नहीं हुआ, ना उन्हें सियासी ना उन्हें जाती कोई फायदा हुआ, बल्कि मुल्क का भी नुकसान हुआ, उनकी सियासत का भी नुकसान हुआ। अभी भी कानून के मुताबिक कोई धौंस के बगैर, किसी थ्रेट के बगैर, ब्लैकमेल करने के बगैर उन्हें अपनी जो उनका हक है कानूनी वो लेना चाहिए, ना कि इस तरह अदालतों को और अदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन इस सूरत हाल में हम आपसे बात कर रहे हैं कि लग ये रहा है कि आपके ऊपर आने वाले दिनों में आपकी जमात के लोगों पर मुकदमे बनने जा रहे हैं, चूँकि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो हिदायत देंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि आपकी जमात में जो शामिल लोग हैं, जो अब वज़रा बन चुके हैं, उनके पुराने बयानात निकालें और उसकी रोशनी में उनके खिलाफ KPK में केसेस बनाए जाएँ। और फिर वो कहते हैं कि जो भी इस तरह की बात करेगा या इमरान खान साहब जो जेल में हैं उसका एक एक दिन का वो हिसाब लेंगे कि वो पाकिस्तान के कानून के तहत उन्होंने जो कुछ किया है उसकी सजा भुगत रहे हैं और बहुत देर वो पाकिस्तान के सिस्टम के लाडले रहे हैं। उनको किसी भी उनकी की पर किसी ने हाथ नहीं डाला, उनकी जाती मामलात हो, उनके पार्टी की फॉरेन फंडिंग का मामला हो, उनके KPK या वफाकी हुकूमत के किए गए बहुत बड़े पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल्स 190 मिलियन पाउंड जैसे केसेस हो, और उन्हें हमेशा एक रिलीफ नहीं मैं कहूँगा, एक लाडलेपन की वजह से उन्हें उन पर कभी हाथ ही नहीं डाला गया। और अब अगर कानून के मुताबिक उनसे वो तमाम चीज़ों का हिसाब लिया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये एक किस्म का वो जो थ्रेट उनकी आदत है करने की, या क्या कहते हैं, अपना सियासी जोर से अपने गुनाह माफ करवाने की जो कोशिश है, या अपनी सियासत की से वो जो NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह का कोई काम नहीं होगा। हर चीज कानून के मुताबिक चलेगी, कोई NRO नहीं होगा, और उसके साथ साथ हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ नाइंसाफी भी हो। और बाकी रहे मामला जो कौमी मुफाद के हैं, उसको जाती मुफाद से, उसको अपने केसेस से, उसको अपनी रहाई से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर वो जोड़ेंगे तो यकीनन पता चल जाएगा कि वो कौमी मुफाद को अपने जाती मुफाद पर कुर्बान करना चाह रहे हैं। हुकूमत में भी वो इसी तरह के इकदाम करते रहे। पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान में और बहुत बड़े बड़े मामलात हुए, उन्होंने बाकी हुकूमतों, अपोजिशन और बाकी पार्टियों के साथ बैठने की बजाय अपने जाती सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ भी उन्हें अपने जाती केसेस को कौमी मुफाद के मामला से अलहदा रखना चाहिए। तो तलाल चौधरी साहब, आपकी हुकूमत कायम तो है लेकिन बेशतर चैलेंजेस का सामना है। बिजली आए दिन महंगी हो रही है,
एहतजाज हर जगह होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोड शेडिंग का मसला है वो भी बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है मुल्क के बहुत से इलाकों में। पेट्रोल कुछ सस्ता होता है फिर बहुत सा महंगा हो जाता है। दहशतगर्दी के वाक़यात बार बार हो रहे हैं। ऐसे मौके पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब क्या ऐसा कोई इरादा रखती है कि अगर तहरीक इंसाफ किसी चीज़ में शामिल हो रही है कौमी मफाद के मामले पर तो फिर कोशिश करके उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? जिस तरह अभी कुछ वक्त पहले, कुछ हफ्तों पहले चीन के आला ओहदेदार पाकिस्तान आए तो फिर सब जमातें इकट्ठे बैठी थी इस बात पर अपनी हिमायत का यकीन दिलाने के लिए कि इस पर इत्तेफाक होगा। देखिए, ये ऑफर तो हुकूमत ने की हुई है और हमेशा ये ऑफर टेबल पर रहती है कि कौमी मफाद के मामलात पे आप के पीके की हुकूमत पीटीआई वो उन्हें बात करें, मगर वो इसको फिर जोड़ देते हैं एनआरओ लेने के लिए, इमरान खान के जाती मुकदमात से रहाई के लिए, उन पर उनको वो चाहते हैं कि रिलीफ नहीं भी बनता कानूनी तौर पे तो उनको इसलिए दिया जाए क्योंकि वो सियासी जमात के एक रहनुमा है, तो उनको ये चीजों के साथ ना जोड़ें। बात तो होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है जिस मुश्किल से संभाली है शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने, और इसमें हमारा बहुत सारा पॉलिटिकल जो आप कह दें एसेट जो है, जो हमारी तौर पर हमें जो नुकसान हुआ है वो हमने अपना सियासी नुकसान कौमी मफाद या पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान को डिफॉल्ट और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए जो इस्तेमाल किया है वो उस पर अब आके कहीं कोई ठहराव आया है, अब आके कहीं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ है। इस वक्त महंगाई पिछले 6-8 महीने से सबसे कम सतह पे है। इस वक्त बेहतरी की मजीद जो रेवेन्यू है वो टारगेट से ज्यादा अचीव किया गया है। तो लगता ये है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं और आने वाले 1 से 2 साल अगर ये मुश्किलात से हम ये मुश्किल बजट और मुश्किल ये जो टैक्स के फैसले हैं उनसे अगर गुजर गए तो इंशाल्लाह ताला स्टेबिलिटी भी आएगी, बिजली सस्ती होगी, डॉलर कंट्रोल होगा, गरीब का चूल्हा चलेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला दोबारा। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अपनी सियासी जमात नून लीग को छोड़ने और पिछले साल मुल्क के 5 बड़े शहरों में री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से सेमिनार्स करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पाकिस्तान पार्टी नामी नई सियासी जमात लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसका बाकायदा ऐलान कल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इस पार्टी में पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी शामिल थे, जिन्होंने सबसे पहले गुज़श्ता साल अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में री इमेजिनिंग पाकिस्तान के तहत सेमिनार्स का ऐलान किया था। ये तीनों वो रहनुमा है जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी से पॉलिसी मामलात पर इख्तलाफात की वजह से उन्हें छोड़ा था और सेमिनार्स और पार्टी लॉन्चिंग से पहले तीनों रहनुमा इस हवाले से सरगर्म थे। लेकिन अभी पार्टी की बाकायदा लॉन्च से पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ नहीं है। इमरान अयूब और आतिका रहमान की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर अब इस ग्रुप का मज़ीद हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि पार्टी की लॉन्च को इस्लामाबाद से NA-47 के हवाले से नताइज आने तक मौखिर किया जाए, जहाँ से उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इस पार्टी को फौरी लॉन्च करना चाहते थे। जब इस हवाले से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोस्तों के सामने मेरा मुकदमा था कि पार्टी को अभी लॉन्च नहीं करना चाहिए, पहले मुल्क में जारी तूफान थमने का इंतज़ार करना चाहिए। मेरा जो मुकदमा था दोस्तों के सामने वो यही था कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो वो जुलाई में अनाउंस करने जा रहे हैं। मैं फिलहाल उनके साथ इसमें शामिल नहीं हूँगा। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और ये जो तूफान गुजर रहे हैं इस वक्त मुल्क की सियासत में, इन तूफानों के थमने का इंतजार करना चाहिए। इस पार्टी में और कौन से बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं और किस तरह ये पार्टी पाकिस्तान के सियासी माहौल में अपनी जगह बनाएगी, हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से। शाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी जमात को तो लॉन्च होना है अभी, लेकिन उससे पहले कुछ नई जमातें लॉन्च हुई, लेकिन जिस तरह इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है, PTI पार्लियामेंटेरियंस बनी, वो इंतखाबात से पहले सामने आ गई थी लेकिन कोई ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। आप ऐसा क्या ख़ास करेंगे, क्या नए ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आ सकेगी? देखिए, जो जमातें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जमातें अक्सर बनती हैं कुछ इलेक्शन से पहले और कुछ इलेक्शन के फ़ौरन बाद मखसूस मकासद के लिए, और ये अवाम की जमातें नहीं होती, ये इस्टेब्लिशमेंट बनाती है इस किस्म की जमातें
कुछ मकासद हासिल करने के लिए, और बाद में ये सब गायब हो जाती हैं। तो हम तो जो जमात जिस पर कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी कोई ज़ाती जमात नहीं है, एक सोच पर मबनी है, और वो सोच यही है कि मुल्क जिस जगह पे आज खड़ा है इसमें कम से कम कोई तो ऐसी बात कर सके कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनके हल क्या हैं, बजाय इसके कि आज सियासत जो नफ़रत और दुश्मनी और एक दूसरे को गाली गलोच का नाम हो गई है, इससे निकल कर मुल्क की बात कर सके। तो इसमें बहुत से दोस्त शामिल हैं, और इंशाअल्लाह वक्त के साथ आप देखेंगे कि जमात ग्रो करेगी। हमने एक सोच पर जमात बनाई है, ये अफराद हमने इकट्ठे नहीं किए कि जनाब ये हमारे पास 20 इलेक्टेबल्स हैं, 30 इलेक्टेबल्स हैं। वो लोग भी जो इलेक्शन लड़ते हैं वो भी वक्त के साथ साथ इस जमात का हिस्सा बनते जाएंगे, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, इंटेग्रिटी हो, सलाहियत हो, और वो मुल्क के लिए कुछ दे सकें। लेने वाले लोग ना हों, देने वाले लोग हों। तो शाहिद साहब, आपके जो साथी हैं, दोस्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनका ये मौक़िफ़ था कि कुछ इंतज़ार कर लेना चाहिए, मुल्क में जो एक तूफ़ान जारी है इसके थमने का इंतज़ार करना चाहिए। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि आपने चूँकि पार्टी लॉन्च करने का फ़ैसला कर लिया है, तो क्या वो तूफ़ान थम चुका है आपके लिए और मिफ्ता इस्माइल के लिए? और अगर ऐसा नहीं है तो वो किस तूफ़ान की बात कर रहे थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर? नहीं, मुस्तफ़ा साहब, ये मुशावरत होती रहती थी कि पार्टी कब लॉन्च करनी है, कैसे करनी है। पहले एक सोच थी कि इलेक्शन से पहले किया जाए, बहरहाल वो एक बेहतर फ़ैसला हुआ, उस वक्त नहीं हुई, वरना हम पे ये छाप लग जाती कि ये भी कोई एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया। तो मुस्तफ़ा साहब की बिल्कुल ये राय थी कि कुछ इसको वक्त दें, लेकिन अक्सरियती राय यही थी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये तूफ़ान आते रहेंगे, तूफ़ान थम भी जाएंगे। हमारा काम तो तूफ़ानों से नहीं है, हमारा काम तो मुल्क के मसाइल और उनके हल की बात करना है, मुल्क को एक बेहतर सियासत देना है। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तकबिल में मुस्तफ़ा खोखर साहब इंशाअल्लाह शामिल होंगे इस सफ़र में। तो अभी तो आप दोनों शख्सियात के नाम हमें मालूम हैं, आप बता सकते हैं कि और कौन सी शख्सियात हैं जो कि आपकी इस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, होने का फ़ैसला कर चुकी हैं, या जिस दिन लॉन्चिंग होगी उस दिन उनके नाम सामने आएंगे? कौन वो शख्सियात हैं जो इस पार्टी में आपके साथ हिस्सा बनना चाहते हैं? मैंने पहले जिक्र किया ना कि हमने लोगों को इकट्ठा नहीं किया। ये जमात इलेक्टेबल्स पे मबनी नहीं है कि हम 10 आदमी या 20 आदमी या 30 या 40 आदमी बैठा दें और कहें जी ये जमात बन गई है। जमात एक सोच पे मबनी है, उसमें हमने किसी से अभी तक रब्ता खुद नहीं किया। कुछ दोस्तों ने हमसे रब्ता किया, वो आज सफ़र में शामिल हैं, और इंशाअल्लाह वक्त के साथ और लोग भी शामिल होंगे। सरदार मेहताब साहब हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। कराची से सलाउद्दीन साहब हैं, साहब का MNA हैं। राना ज़ाहिद तौसीफ साहब हैं, ज़हीम कादरी साहब हैं। इस तरह लोग हैं जो जमात के अंदर जो जाने पहचाने चेहरे हैं सियासत में, वो शामिल हैं। और भी लोग होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सियासत में नहीं है, लेकिन माशरे में अपनी फील्ड के अंदर एक मुकाम रखते हैं। तो वो इस जमात को डेप्थ देंगे, इस जमात को एक सोच देंगे, और वही हमारी स्ट्रेंथ है। तो शाहिद खान साहब, अगर हम ये सोचें कि आपकी जमात आगे आती है और किसी तरह इंतखाबी सियासत में भी हिस्सा लेती है, पार्लियामेंट में जगह बनाती है, तो उसमें तो वक्त लगेगा कि आप ज़्यादा जगह बनाने में कामयाब हों। अगर आप कुछ नशिस्तें हासिल करते हैं, किसी सूरत में पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, तो फिर यानी चंद लोग तो पार्लियामेंट में कोई तब्दीली नहीं ला सकेंगे। क्या इस बारे में सोचा गया है कि कौन सी सियासत है इस वक्त मुल्क में जिसको आप सही समझते हैं, उसके साथ फिर आप शामिल होंगे? वो इमरान खान साहब का बयानिया है, या नवाज़ शरीफ या उनकी जमात का बयानिया है जिसके साथ आप शामिल होना चाहेंगे? इस बारे में भी कुछ सोच रखा है पार्टी लॉन्चिंग से पहले? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि ये अफराद का मजमुआ नहीं है कि अफराद इकट्ठे करके जमात बनाने, एक सोच है। तो जो भी सोच से मुताबिकत रखेगा हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन आज जो तीनों बड़ी जमातें हैं, ये तो इक़्तिदार में भी रह चुकी हैं, इनकी सोच भी अवाम के सामने है, और उन्होंने कुछ मुल्क को दिया नहीं है। उनकी सोच आज सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने तक महदूद है। और पार्लियामान के अंदर आप ना भी हों, लेकिन आपका ये दलील है, आपकी जो सोच है, वो हमेशा हावी होती है। जो आप अगर मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो उसके लिए पार्लियामान में होना ज़रूरी नहीं है। यकीनन हम एक सियासी जमात हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि पार्लियामान में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नुमाइंदगी हो सके। लेकिन असल बात, एक शख्स की आवाज़ भी बहुत होती है जो हक़ की बात कर सके,
जो मुल्क के मसाइल की बात कर सके। आप अब देख लें इस बजट के अंदर जितनी बात अपने मिफ्ता इस्माइल साहब ने और हमने दलील के साथ बात की है कि इस मुल्क में इस बजट में क्या ख़राबी है, इससे नुकसानात क्या होंगे, मुल्क का क्या बनेगा, तो उसको एक बड़ी पजीराई मिली है। हुकूमत भी मजबूर हुई, 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बात करने को थी नहीं। बहरहाल अगर आप मामलात को जानते हो, मुल्क के मसाइल जानते हो, उन पर बात कर सकें तो आपकी एक हमेशा मुल्क के अंदर एक हैसियत रहेगी सियासी हवाले से। शाहिद खाकन साहब, ज़्यादातर तो पाकिस्तान में यही होता है कि जिस सियासी जमात को इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होती है वही कामयाबी हासिल करती है, वही इक़्तिदार में आती है। और अक्सर तो नई जमात जब बनती है तो तब भी यही ख्याल आता है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होगी या उनकी आशीर्वाद से इस सियासी जमात का वजूद अमल में आया है। आपकी और मिफ्ता इस्माइल साहब की क्या पॉलिसी है इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से? देखिए, जो आपने बात की है यही इस बात की आज जो हमारी सियासत की नाकामी है यही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर हम आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चलाएंगे, अगर आप भी ये सवाल करते हैं, लोग भी ये सवाल करते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, तो मुझे ये बताएं कि 70 साल में हमने कोई कामयाबी हासिल की है? आज हमारा मुल्क जहाँ पर खड़ा है ये इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कभी आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चलाया। हम हमेशा आइन से बाहर निकल कर मुल्क चलाने की कोशिश करते रहे हैं, हर किस्म के निज़ाम अपनाए हैं सवाए पार्लिमानी जमहूरियत के। तो आज भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो हम तो जो इदारों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ आइन हो सकता है। जब आप उस रिश्ते से बाहर जाएंगे तो मुल्क के लिए ख़राबी पैदा होती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हम जहाँ पर आज खड़े हैं, जहाँ हमारा मुल्क आज है, ये उसकी वाज़ेह मिसाल है। शाहिद खाकन साहब, आप कह रहे हैं कि कभी आइन के तहत काम नहीं हुआ, तो आप जिस जमात से वाबस्ता थे और बहुत तवील आपकी रफ़ाकत रही मुस्लिम लीग नून से और नवाज शरीफ साहब से, तो आप तो वज़ीर आज़म भी बने और आपका जो मुख्तसर दौर था वज़ारत उस्मा का, उस पर कई तजिए भी हुए पाकिस्तान में। बहुत से हवालों से आपकी वज़ीर आज़म की हैसियत से कारकर्दगी की तारीफ़ भी की गई। फिर आप 2018 का इलेक्शन हार जाते हैं, आपकी जमात आपको लाहौर से इलेक्शन लड़वा कर पार्लियामेंट में लेकर आती है वापस। उस वक्त तक आपके ख्याल से सब कुछ आइन के तहत हो रहा था या फिर क्या टर्निंग पॉइंट बना जिससे आपको लगा कि ये आइन से उल्टा चल रहा है सब और अब मुझे अलग हो जाना है इनसे? नहीं, मुल्क तो कभी आइन के मुताबिक नहीं चला ना, लेकिन हमारा जो नैरेटिव था, जो हमारी बात थी, वो वोट को इज़्ज़त दो की थी। तो जब मेरी जमात ने वो बात छोड़ दी और इक़्तिदार की बात शुरू कर दी, तो मैंने पहले ही 1 साल पहले ही मियाँ साहब को बता दिया था, जिनसे मेरी 35 साल की रफ़ाकत है, कि मैं जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकूँगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुझे जमात ने बहुत इज़्ज़त भी दी है, मुझे वज़ारत उस्मा का ओहदा भी दिया है, मैं वज़ीर भी रहा हूँ, मैंने इलेक्शन भी लड़े हैं, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि मैंने कभी किसी ओहदे की ना ख्वाहिश की है, ना जमात के ओहदे की, ना किसी और ओहदे की, और ये उनकी मेहरबानी है। मैंने पूरी अपनी मेहनत से काम किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी जमात को मुझसे कोई शिकवा इस हवाले से नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जिस तरह आपने कहा कि आप अपनी एक सोच के तहत आगे आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में जारी सियासत है, कुछ बयानिए तो सामने वाजे है ना। एक तो वो जमातें जो हुकूमत में हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान है, फिर इमरान खान साहब है जो जेल में है। तो आप किसके बयानी से इस वक्त इत्तेफाक करते हैं? मैं आइन के बयानी से इत्तेफाक करता हूँ। जो आज हुकूमतें हैं, ये इलेक्शन ही सारा मशकूक है, मैंडेट ही सारा मशकूक है। हमने जब तक इलेक्शन हम चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। ये एक बुनियादी सी बात है जो शायद हमें 77 साल में समझ नहीं आई। तो अगर जो ऐसी जमातें जो यही बयानियाँ रखती हैं जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से, तो फिर आप उनके साथ शामिल होंगे या उनको कहेंगे आपके साथ शामिल हों? मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि हमारा बयानिया भी वही है जो आपका है और आप भी मौजूदा हुकूमत को दुरुस्त नहीं मानते, तो फिर आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन दुरुस्त मानना एक और बात होती है ना, कि मैं दुरुस्त मानूँ या ना मानूँ, अवाम क्या बात कर रहे हैं। तो हम तो एक सियासी जमात होंगे जो हमारे असूलों पर कायम हमारा चल सकता है, जो आइन के बयानिए पर चल सकता है, हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए
आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो एक 77 साल की तारीख है कि आप तरक्की नहीं कर सके, ना माशी तौर पर ना सियासी तौर पर। शाहिद खान साहब, तय हो गया है बिल्कुल किस दिन कितने बजे ये पार्टी आप लॉन्च कर रहे हैं, किस शहर से? जी, कल इंशाल्लाह 1 बजे इस्लामाबाद में प्रोग्राम है, उसमें हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, उसमें हम इंशाल्लाह पार्टी लॉन्च कर देंगे। उसके बाद हम पार्टी को ग्रो करेंगे, हम जाएंगे हर ज़िले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जो लोग सियासत करते हैं उनसे मिलेंगे, नौजवानों से मिलेंगे, हर एक से मिलेंगे और उनको दावत देंगे, अपनी बात अपनी सोच उनके सामने रखेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गया है और लेबर पार्टी ने 650 में से 412 नशिस्तें जीतकर तारीखी फतह हासिल कर ली है और कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 121 नशिस्तें जीत सकी, जो कंजर्वेटिव पार्टी की 190 साला तारीख में सबसे बदतरीन कारकर्दगी है। जिसके बाद आज ही लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टार्मर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए हैं और उन्होंने अपनी काबीना भी तश्कील दे दी है। इस हवाले से बकिंगम पैलेस में होने वाली तकरीब में कीर स्टार्मर ने हुकूमत बनाने की किंग चार्ल्स III की दावत कबूल कर ली और फिर अपनी अहलिया के साथ लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रहायशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पहुँच कर कौम से पहला खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपना लाएअमल बताने के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का भी शुक्रिया अदा किया। I have just returned from Buckingham Palace. मैं अभी बकिंगम पैलेस से वापस आया हूँ, जहाँ मैंने अगली हुकूमत बनाने की किंग चार्ल्स की दावत कबूल कर ली है। मैं सुबुकदोश होने वाले वजीर आज़म ऋषि सुनक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क के पहले ब्रिटिश एशियन वजीर आज़म के तौर पर उनकी अचीवमेंट को किसी की जानिब से भी कम नहीं समझना चाहिए, मगर अब हमारे मुल्क ने फैसला कुन वोट दिया है तब्दीली के लिए, कौमी तजदीद के लिए और सियासत की अवामी खिदमत की तरफ वापसी के लिए। अब इस ज़ख़म और एतमाद के फुक़दान का अज़ाला अल्फाज से नहीं बल्कि सिर्फ अमल के ज़रिए ही किया जा सकता है। और मैं ये जानता हूँ, आपने लेबर पार्टी को वोट दिया हो या ना दिया हो, ख़ास तौर पर अगर आपने वोट नहीं दिया तो मैं बराह रास्त आपसे कहता हूँ कि मेरी हुकूमत आपकी खिदमत करेगी। मुल्क पहले और पार्टी बाद में है। मैं आप तमाम को दावत देता हूँ कि कौमी तजदीद के इस मिशन में इस हुकूमत को ज्वाइन करें। हमारा काम अर्जेंट है और हम आज से ही इसे शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you very much. इससे पहले वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के कारकुनों और आवाम से जज्बाती खिताब किया, कौम से माफ़ी मांगी और वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के साथ साथ पार्टी लीडर के ओहदे से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. मैं सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपना सब कुछ दिया, मगर आपने वाज़ेह पैगाम भेजा कि बरतानिया की हुकूमत तब्दील होनी चाहिए और आपका फ़ैसला ही वो वाहिद फ़ैसला है जो अहमियत रखता है। मैंने आपकी मायूसी और गुस्से को देखा है और मैं इस नुकसान की जिम्मेदारी लेता हूँ। इन नताइज के बाद मैं बतौर पार्टी लीडर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। इलेक्शन में ऋषि सुनक अपनी नशिस्त तो जीत गए हैं, मगर कंजर्वेटिव पार्टी के कई बड़े नाम और काबीना के अरकान शिकस्त खा गए हैं, जिनमें ऋषि सुनक से पहले 49 दिन तक बरतानिया की वज़ीर आज़म रहने वाली कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा लिज़ ट्रस भी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, लिबरल डेमोक्रेट हालिया इंतखाबात में तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आए हैं, जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स की 71 नशिस्तें जीत ली हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में लिबरल डेमोक्रेट ने सिर्फ 11 नशिस्तें जीती थी। इसके अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी को सिर्फ 9 नशिस्तें मिली। स्कॉटिश नेशनल पार्टी को भी हालिया इंतखाबात में बड़ा धचका लगा है, क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात में इसे 48 नशिस्तें मिली थी। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।